हेलो। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आज हम चालू करने वाले हैं AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे ही आपको रोज एएस की वीडियोस मिलते रहेंगे और ये जो पीडीएफ का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को और सब्सक्राइब कर सको पहले तो, और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? देखो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो केस है जो हमें बताता है कैसे कंस्ट्रक्शंस की अकाउंटिंग होती है। जैसे मैंने जैसे मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई, तो बिल्डिंग बनाने के चक्कर में मेरे को जो उसकी अकाउंटिंग है, क्या बिल्डिंग बनने के बाद करूं मैं कि बिल्डिंग बनने के पहले करूं? तो अकाउंटिंग कब करनी है ये हमें समझना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द बिल्डिंग करूं, बिल्डिंग बनाने के पहले करूं, बिल्डिंग बनाने के बाद करूं, कैसे करूं, कहाँ कब तक की करूं, और कॉस्ट कैसे बुक होगा बिल्डिंग का, कैसे बुक होगा, और साथ में और बहुत सी हम चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है हमारा डेफिनेशन एंड स्कोप। तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। क्या है ये? कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट। अब ये किस एसेट की बात हो रही है? देखो, मल्टीपल एसेट है, रिफाइनरी है, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं। तो बहुत सारी एसेट है जिनका हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं। सपोज आपकी कंपनी है एबीसी एंड कॉर्प। एबीसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है। क्या लेती है? कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कैसे अकाउंटिंग करेगी कॉन्ट्रैक्ट्स की, ये समझेंगे। और उसमें क्या क्या इंक्लूड्स, क्या क्या हो रहा है उसमें, जो डायरेक्टली रेटेड सर्विसेज है ना वो भी इंक्लूड होंगी। एग्जाम्पल, हमने कोई आर्किटेक्ट से एक सर्विस ली, तो हम हमारी खर्चा है, और ये एक टाइप की सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू कंज्यूमर, टू कस्टमर, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा एज है। देखो, इन आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। बहुत सारा कंटेंट है वहाँ पे, फ्री का कंटेंट है। आप इजीली पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। देर इज़ नो एनी लिमिटेशन ऑन इट। अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमने समझ लिया। अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग हो रही है, पर कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यूज होंगे हम वो समझते हैं पहले। तो एक तो है भाई, पहले फिक्स्ड प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा है हमारा कॉस्ट प्लस का कॉन्ट्रैक्ट। तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, हमें बताओ। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड फॉर अ फिक्स्ड सम। मतलब एक पर्टिकुलर सम के लिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट को अग्री किया कि भाई इतने सम पे, या फिर सपोज 10 लाख पे, 10 लाख पे हम ये पूरा घर बनाएंगे आपका। हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया। या फिर हमने 20 लाख के अंदर का पूरा आपका हम बना देंगे यहाँ पे शॉप, या फिर रिनोवेशन कर लेंगे। तो ये हमारा एक होता है फिक्स्ड सम का कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इसका प्राइस फिक्स होता है, इसका रेट फिक्स होता है। सपोज पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट का एक पर्टिकुलर रेट है, वो फिक्स्ड है। सिंपल है, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा, नहीं उसके नीचे जाएगा। उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें साथ में एस्केलेशन क्लॉज भी आ गया। ये क्या बोलता है? अगर गलती से प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस गलती से बढ़ गया तो वो एक उसको बोल देता है कि भाई इसमें हम थोड़ा प्राइस एस्केलेट हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो। बाकी आपका घर 10 लाख में ही बन जाएगा, आपका 10 लाख में ही घर बनेगा। हाँ, प्लस 2 लाख आगे पीछे प्लस माइनस हो सकता है, सिंपल बात है। तो इसको बोलते हैं हमारा एस्केलेशन क्लॉज। तो ये हो गया फिक्स्ड प्राइस प्लस एस्केलेशन क्लॉज। आगे आता है कॉस्ट प्लस। ये क्या है? कॉस्ट प्लस क्या है? ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर एक डिफाइंड कॉस्ट बता देगा, भाई ये कॉस्ट आएगा, और ये भी बता देगा कि उसको पर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फीस वो कॉन्ट्रैक्टर लेगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस वाली मेथड। ये भी काफी सिंपल मेथड है, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अभी सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? मेन पॉइंट है इसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है। उसकी अकाउंटिंग होगी सेगमेंट, मतलब कैसे बताऊं, हम आगे समझते हैं पूरी इसकी अकाउंटिंग। देखो, सेगमेंटिंग वर्सेस कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट, हमने ये समझ लिया कि भाई एक ये चीज होगी। अब आगे इसके ऊपर हम सम से न्यूमेरिकल देखेंगे तब हम समझ लेंगे। अब आगे आते हैं सेगमेंटिंग एंड कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है सर? ये सेगमेंटिंग कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ नहीं आया। काफी सिंपल चीज है। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनके सेपरेट एग्रीमेंट्स हैं कि भाई बिल्डिंग बिल्डिंग ए का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट,
बिल्डिंग बिल्डिंग बी का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उनको हम ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब उनका जो प्रपोजल है वो सेपरेट आए होंगे। भाई बिल्डिंग ए का प्रपोजल सेपरेट आया, सपोज मैं बता रहा हूं, बिल्डिंग ए का प्रपोजल आया 2 जून को, और बिल्डिंग बी का प्रपोजल है हमारा 3 सितंबर को। तो बोलेंगे कि भाई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सेपरेट प्रपोजल है, सेपरेट टाइम पे है, और इनके नेगोशिएशन भी सेपरेट हुए हैं। और कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर आइडेंटिफाइड ऑलरेडी। मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू जब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना ना, तभी कॉस्ट और रेवेन्यू डिसाइड हो गया था, आइडेंटिफाइड तब। तो उसको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। सही है। और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे? देखो थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पूरा रिवीजन है हमारा, ये हमारा पूरा लेक्चर नहीं है, पूरा रिवीजन है। अब देखते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे कि भाई जब नेगोशिएशन एक पर्टिकुलर ए सिंगल पैकेज की हुई हो। भले बिल्डिंग ए है, भले बिल्डिंग ए अलग है, बिल्डिंग बी अलग है, पर इनका एक एक साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एज ए पैकेज, सिंगल पैकेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उनको हम बोलेंगे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल देंगे? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इनको। सही बात है। और अगर ये इंटर रिलेटेड है, ओवरऑल प्रॉफिट है अगर इनका इंटर रिलेटेड, जो सपोज जो प्रॉफिट इनसे मिलने वाला है, सपोज इन सब से हम 1 करोड़ कमाएंगे। वाह सर क्या बात है। तो अगर हमने 1 करोड़ इनसे कमाया, तो इनका अगर इस सबका टोटल मिला के प्रॉफिट है, ए एंड बी का डिसाइड हुआ है कि भाई इतना प्रॉफिट होगा, साथ में परफॉर्म कॉन्करेंटली एंड कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि भाई बिल्डिंग ए हो बन रही है मार्च में है, बिल्डिंग बी बन रही है जून में, ऐसा नहीं होगा, सब कॉन्करेंटली साथ में चलेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे उनको। सही है। एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई जेड कॉर्पोरेट बिल्ड्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बना रहे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मजे कर रहा है वो। इफ सेपरेट प्रपोजल आर रेज्ड फॉर ईच ऑफ द यूनिट्स, जैसे यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, सबका अलग 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 कॉन्ट्रैक्ट आए, ठीक, सेपरेट लिया है, तो उनको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तरह ट्रीट करेंगे। अब सर ये बार बार आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो, इसका मतलब है क्या? इस हर यूनिट की अकाउंटिंग अलग से होगी, हर यूनिट अलग से बुक होगा, हर यूनिट की ट्रीटमेंट, कॉस्ट ट्रीटमेंट, रेवेन्यू ट्रीटमेंट, प्रॉफिट ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो, अगर सब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो सबकी अकाउंटिंग भी सिंगल तरीके से होगी, रेवेन्यू भी सेम बुक होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी सेम उसी बुक्स में बुक होगा, और सब कुछ उसी एक जगह पे उसी बुक में बुक होगा। बाकी अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो हर एक की अलग अलग बुक्स बनेगी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, हलवा है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखो सर समझ में नहीं आया, या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक अगर आप डिसाइड करना चाहो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आगे आता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट ये क्या होता है? ये बस मेन माल मसाला जो इस सब्जेक्ट का है, जो इस टॉपिक का है, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट ही है। बहुत बहुत सिंपल चीज़ें समझ लेते हैं क्या होता है। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये समझते हैं। रेवेन्यू होता क्या है भाई? इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट मतलब कोई बुकिंग अमाउंट, कोई एडवांस अमाउंट ले लिया, प्लस वेरिएशन कोई बीच में आ गए उनका हम ले लिया, प्लस क्लेम कुछ हो गए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव हमने उनसे मांग लिए, ज़्यादा काम किया इंसेंटिव दो, अच्छा काम किया इंसेंटिव दो। कुछ क्लेम मतलब सपोज कुछ चीज़ें खराब निकली पहले से जो हमें पता नहीं थी, हमारा नुकसान हो गया, हम क्लेम्स मांग लिए। कुछ बीच में वेरिएशंस आ गए, कस्टमर की जो ज़मीन कच्ची निकल गई, धस गया पूरा पिलर नीचे, वेरिएशंस कुछ आ गए, दोनों की गलती नहीं है भाई, किसी को पता नहीं था, तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो उस वे में भी क्या कर लेंगे, उस वे में भी सबको पैसे तो निकलेंगे ही निकलेंगे उसके कस्टमर से, तो उस ये पूरा रेवेन्यू हो गया हमारा। पर एक पॉइंट है कि भाई वेरिएशन एंड क्लेम्स विल ओनली विल बी इंक्लूडेड व्हेन इट इज प्रोबेबल एंड रिलायबली मेजर्ड। मतलब ये हमें पता है कि हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, और ये मेजरेबल थे कि भाई इतना हो सकता है। अगर इतना हो रहा है तो अपन इसको बुक करेंगे एज रेवेन्यू, क्यों नहीं करेंगे? अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ये क्या होता है? हमने रेवेन्यू समझ लिया, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है? होता है डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट में भी क्या क्या होता है, ये क्या क्या होता है भाई? साइट लेबर कॉस्ट,
फिर मटेरियल कॉस्ट, फिर प्लांट डेप्रिसिएशन, ये होता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, ये भी अपन प्लस कर लेंगे। फिर आता है एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसमें आता है इंश्योरेंस, ओवरहेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है। सही बात है, सिंपल बात है। फिर आता है हमारा स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो कॉस्ट लगेगा, जो स्पेसिफिकली चार्जेबल, भाई इसके लिए ही है। एग्जाम्पल, हमें हमें एक बीच में बनाना है फाउंटेन, क्या बनाना है, फाउंटेन। तो इसका हमने अलग से एक स्पेसिफिक कॉस्ट उसको हमने बता दिया, भाई फाउंटेन का एक स्पेसिफिक कॉस्ट होगा, बनाना है, ठीक है, सही है। तो ये हमारा होता है एक स्पेसिफिक कॉस्ट। आगे देखते हैं कि भाई ये सब तो हमारे कॉस्ट हो गए, ठीक है, पर इसमें क्या क्या नहीं आएगा। जनरल एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, R&D, डेप्रिसिएशन ऑन आइडल प्लांट्स, ये सब हम काउंट नहीं करेंगे कॉस्ट के अंदर। ये बात याद रखना सम्स में। भाई जनरल एडमिन कॉस्ट, सर ये क्यों नहीं आएगा बेटा, ये स्पेसिफिकली इस यूनिट के लिए खर्चा हुआ, हमें कैसे हम अट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जनरल एडमिन कॉस्ट, एग्जाम्पल सैलरी ऑफ इंजीनियर, सैलरी ऑफ इंजीनियर। अभी कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या पता 10 जगह जा रहा हो दिन में, कैसे करेंगे इसको कंट्रीब्यूट भाई। सेलिंग कॉस्ट, कुछ भी हम मार्केटिंग करें, कैसे भाई मार्केटिंग हम कैसे डाल सकते हैं इसके अंदर खर्चा, कि भाई ये मार्केटिंग का खर्चा ये यूनिट ए का है, ये मार्केटिंग का खर्चा यूनिट बी का है। सर ये तो सही बोल रहे हो, आप नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना भाई साहब, तो यार। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट, जो ऐसे ही प्लांट्स बैठे हैं उनका भी खर्चा डाल देगा इनके अंदर, नहीं सर ये तो फिर चीटिंग होगी, तो ये भी अपन नहीं कर सकते। फिर आगे आता है रिकॉग्निशन ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, ये है माल मलीता, इस चैप्टर का ये है माल मलीता मसाला। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, सर ये क्या है सर, बहुत भयानक लग रहा है। कोई भयानक नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो देखते हैं भाई पहले ये होता क्या है। देखो कोई भी काम एक झटके में खत्म नहीं होता कंस्ट्रक्शन का, उसको लगता है 3 महीने, 5 महीने, 1 साल लगता है। तो ये काम होता है स्टेजेस में। सपोज अपन एक बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपन, अपन एक बना रहे हैं बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग बनाई, ये हमने बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग में हमारे बन रहे हैं मल्टीपल फ्लोर्स। तो ये है अपना 25% वर्क, ये है अपना 25% वर्क, ये है अपना 25% वर्क, ये है अपना 25% वर्क। सर आपके तो राइटिंग इतनी घटिया है, नहीं सर ऐसा नहीं है, इतनी भी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी, मेरी राइटिंग नॉर्मल सी है खराब है। तो 25% हमारा है हर फ्लोर का खर्चा। तो इसको सपोज ये खत्म हो गया, ये अपना फिनिश हो गया, तो इसको अपन ने कर लिया बुक, सही है। फिर ये खत्म हो गया, इसको भी अपन ने बुक कर लिया। तो ऐसे बारी बारी से अपन उसको बुक करेंगे, परसेंटेज वाइज बुक करेंगे, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, कहाँ गया रबर, कहाँ गया, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। मिटा जा मिट जा, समझ आ गया होगा आपको। अब समझना कि इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अगर ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी स्टेजेस खत्म हुई हमें उस स्टेजेस पे रिकॉग्नाइज करना है। साथ में रिपोर्टिंग डेट, एट द रिपोर्टिंग डेट कितनी खत्म हुई है हमें उस डेट पे उतना रिकॉग्नाइज करना है। एग्जाम्पल 31 मार्च को बिल्डिंग हमारी खत्म हो गई थी 60%, कितनी खत्म हो गई थी 60%, तो हम उतना ही बुक करेंगे। सपोज 1 लाख का खर्चा हो गया, तो अपन इसका इंटू 60% कितना होता है, 60,000 ही बुक करेंगे। सिंपल है। तो हमें इस बेसिस पे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड को अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। अब सर ये तो हम समझ गए, बहुत सिंपल चीज है। एक और इसमें पॉइंट रह गया मेरा बोलने का, लिखा है भाई आउटकम शुड बी मेजरेबल रिलायबली, मतलब उसको रिलायबली मेजरेबल आउटकम होना चाहिए हमारा, कि भाई इतना आउटकम हमारा 60% आ गया, हम ये मेजर कर पा रहे हैं। अगर हम मेजर ही नहीं कर पा रहे तो इसको हम बुक भी नहीं कर सकते। तो आउटकम शुड बी मेजरेबल,
रिलायबली मेजरेबल कि भाई हाँ ये आउटकम आ गया, 60% हो गया है, अब बुक करो इसको। अब आगे देखते हैं, इसको तो रब कर दूं पहले, रब 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 रब। अब देखते हैं आगे का, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब कैसे डिटरमाइन करें इसको, अभी हमने दिखा ना, लिखा है कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इसको बोलते हैं कंप्लीशन मेथड का एक रेशियो। सपोज 1 लाख खर्चा करना था, सॉरी 1 लाख खर्चा मेरा हो गया, डिवाइड बाय मेरे को टोटल खर्चा था 1.5 लाख का। ठीक है, कितना हो गया मेरा भाई, मेरा ऑलमोस्ट हो गया है 67% खत्म हो गया मेरा पूरा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हाँ सर बोल सकती हूँ। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मेथड का मेजरिंग टूल। आप इससे मेजर कर सकते हो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मेथड को, बहुत सिंपल चीज़ है। अब एक और मेथड है, इसको बोलते हैं सर्वेयर मेथड। इसमें जब सर्वेयर सर्टिफिकेट देगा ना, जब एक सर्टिफिकेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा आपको सर्वेयर के थ्रू, तो उसके थ्रू फिर आपको बुक करना है ये वाला कि भाई अगर उसने बोला, सर्टिफिकेट ने बोला अभी 20% हो गया तो 20% बुक कर लो, सर्टिफिकेट ने बोला भाई 30% हो गया 30% बुक कर लो। सिंपल बात है सर, मजा आ गया। अब ये होना चाहिए एग्जाम में, सर्टिफिकेट ने बोला इतना करो, सर ये फिर कौन करने बैठे। पर बेटा अगर आईसीआई अगर इतना तो मैं इजी करता तो भाई हर कोई अभी सीए बन चुका होता ना बेटा। आगे देखते हैं कि भाई फिजिकल प्रोपोर्शन, ये भी हमें एक बार चेक कर सकते हैं कि भाई फिजिकली सिंपल है, मतलब देखो सिंपल है कि भाई 60,000 स्क्वायर फीट का जमीन थी, उसमें से 25,000 स्क्वायर फीट पे टाइल्स लग गई है, खत्म बात। 25,000, सॉरी सपोज 20,000 डिवाइड बाय 60,000 कितना हो गया, इंटू 100 कर लो, मजा आ गया। सही है, बहुत सिंपल काम था ये। हाँ सर मजा आ गया, इतना ऐसे ही आना चाहिए एग्जाम में बेटा, ऐसे ही है, अगर देखना ऐसे ही है। हे राम, आगे देखते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एग्जाम्पल है हमारा, देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹1,00,000 का था, कॉस्ट इनकर किया 600, सॉरी 1,000 लाख का था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब रेवेन्यू, और कॉस्ट इनकट था हमारा 6 करोड़ का। ये था 10 करोड़, देखो 1,000 लाख मतलब 10 करोड़, ये तो हमारे 6 करोड़ एंड 5 लाख, इतना हमारा कॉस्ट इनकर्ड हो गया है। अब एस्टिमेटेड कितना कॉस्ट इनकम होना चाहिए था हमारा, ये था होना चाहिए था 1100 लाख। देखो कितना घाटे का फायदा कर रही है भाई। इसको पता है पहले से मेरा 1 करोड़ का नुकसान होने वाला है, पर फिर भी काम कर रहा है। इसको बोलते हैं अच्छा आदमी। तो इसने 11 करोड़ का खर्चा इसका एस्टिमेटेड था, इसका 6 करोड़ 5 लाख का खर्चा हो गया है। तो इसका टोटल 55% इसका टोटल खर्चा खत्म हो गया है। तो ये रेवेन्यू कितना बुक करेगा, हजार हजार लाख का इंटू 55% मतलब 550 लाख बुक करेगा ये रेवेन्यू। सिंपल एग्जाम्पल था ये, बहुत खत्म बात है। और क्या है, इतना इतना हलवा चैप्टर है ना ये, क्या बताऊं। पर फिर भी एग्जाम में आ गया तो आपको आना चाहिए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं भाई रिकॉग्निशन ऑफ लॉसेस, कि भाई कोई लॉस हो गया है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। पर होता है ना भाई, अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ लॉस होता है कि भाई ये देखो ऊपर ही लॉस हो गया इसको, 1 करोड़ के ऊपर इसको लॉस हो रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम है और खर्चा ज़्यादा है, टोटल खर्चा, तो उसको लॉस तो हो रहा है। सो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, सपोज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज मोर देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के, तो एंटायर एक्सपेक्टेड लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। जब भी हमें पता चले ना कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा है, पता चल गया भाई खर्चा ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो उसी डेट पे बुक्स के अंदर, खत्म बात। इसको उस वे में डील करना है लॉस को, बहुत सिंपल डीलिंग है सर, मजा आ गया। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सर, इसका भी एग्जांपल, हाँ बेटा हर एक का एग्जांपल होगा। टोटल कॉस्ट है हमारा 1100 लाख का मतलब 11 करोड़ का, और रेवेन्यू हमारा 1,000 लाख का मतलब 10 करोड़ का रेवेन्यू है। 1100 लाख का हमारा खर्चा है, 10 करोड़ का अपना रेवेन्यू है, मतलब 11 करोड़ का खर्चा है, 10 करोड़ का रेवेन्यू है। यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ज़्यादा है हमारा,
ज़्यादा है कि नहीं है? हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा है, हमें लॉस है हमें। तो 1 करोड़ का लॉस हम कैसे बुक करेंगे भाई? वो रिकॉग्नाइज इमीडिएटली रिगार्डलेस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अपन रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई भले खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, उसको अभी के अभी अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, खत्म बात। फिर आ गया था डिस्क्लोजर्स। देखो सब हमने पढ़ लिया कि भाई कब क्या रिकॉग्नाइज करना है, अभी हमें बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की। डिस्क्लोजर क्या क्या हमें देना है? सिंपल बात है, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये हमें डिस्क्लोज करना है भाई, कितना रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू। हमने अभी यहाँ पे निकाला था ना कितना, देखिए यहाँ पे जो हमने अभी निकाला कि भाई इतना हमें रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू, 550 लाख का जो भी है यहाँ पे निकाला था ना अपन ने, वैसे ही वो हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा नीचे कि भाई इतना रेवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, खत्म बात। दूसरा आता है मेथड यूज्ड फॉर रेवेन्यू एंड स्टेज कंप्लीशन, मतलब हमने कौन सी मेथड इस्तेमाल की है फॉर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल की है, क्या हमने इस्तेमाल किया, हमें वो मेथड बतानी पड़ेगी। साथ में फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोग्रेस, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस में, मतलब खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी भी, तो देखो जो चलता है उसको तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते, पर जो उसका एग्रीगेट कॉस्ट है, उसका जो एग्रीगेट प्रॉफिट है, कितना एडवांस रिसीव हुआ है, कितना रिटेंशन हमारे पास है, वो सब हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज नहीं करना एग्जिस्टेंस वाले का, पर हमें डिस्क्लोज करना है कि भाई इतना हमारा हो रहा है, खत्म बात। अब ग्रॉस अमाउंट, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछेंगे एमसीक्यू में, तुम्हें इजीली तुम्हें इससे मार्क्स मिल सकते हैं, 2 मार्क इजीली फ्री के। सपोज यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड प्लस कर लिया, प्रॉफिट प्लस कर लिया, माइनस लॉसेस हमने कर ली, और उसके माइनस करके प्रोग्रेस बिलिंग, कितने के अपन ने बिलिंग की है, तो उसको बोले ग्रॉस अमाउंट ड्यू कस्टमर से, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, सर ये पॉजिटिव कैसे आएगा? देखो देखो, पॉजिटिव है तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर से हमें पैसा मिलना है अभी, ठीक है, मतलब हमारा इतना सब कुछ हो गया है खर्चा और हमने बिल कम भेजा है। क्या मैं बोल सकता हूँ? एग्जाम्पल देख लो भाई, खर्चा हमारा जो कॉस्ट हुआ, अब वो हमारा कॉस्ट हुआ 100 रुपए का, प्रॉफिट हमें डाला 10 रुपए का, लॉसेस हुए हमें 2 रुपए के, ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने बन गए? 108 बन गए, मानते हो? यहाँ पे हमने बिल भेजा 100 रुपए का, तो हमें 8 रुपए रिसीवेबल है, ये मानते हो? तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर हो गया अगर पॉजिटिव आया तो। अगर नेगेटिव आया, मतलब यहाँ पे सपोज 100 रुपये टोटल हमारा सब बन रहा है, यहाँ पे हमने कस्टमर को 110 रुपये बिल भेज दिया, पैसे पे कर लिए, तो ये ड्यू टू कस्टमर हो गया हमें, मानते हो? बिलिंग हमारी इतनी की थी हमने और हमने इतना खाली खर्चा हुआ, तो ड्यू टू कस्टमर होगा हमारा, तो बाद में पे करना पड़ेगा, एज ए लायबिलिटी में उसको बुक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? खत्म होता है यहीं पे हमारा पूरा एएस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे पूरे चैनल्स को, और सब टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, प्लीज़ उसमें विजिट करना। और जो कुछ भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप बताओ कि भाई मेरे को सर ये नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। और वीडियो को लाइक करना, मैं बार बार सब्सक्राइब करना बोल देता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कौन करता है? मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक करना, चाहे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।